नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं। ये विचार श्री प्रभात रंजन सरकार के लेखन, खासकर उनके पाठ बंधन और समाधान से लिए गए हैं। तो आज की चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो ये कि हमारी जो सबसे गहरी, सबसे कीमती चीज़ है, हमारी भक्ति, उसे बाहरी दुनिया की कुछ गड़बड़ियों से, खास तौर पे एक चीज़ जिसे भोम भाव प्रवणता या जियो सेंटिमेंट कहते हैं, उससे कैसे बचाएं और इसमें विवेक का क्या रोल है। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले ये भक्ति आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ है? नहीं, श्री सरकार से बहुत बड़ा आयाम देते हैं। उनके लिए भक्ति सिर्फ कोई रस्म या सिद्धांत नहीं है, ये तो एक मिशन है, जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य, एक व्रत। अच्छा, एक मिशन? हाँ बिल्कुल, ये वो शक्ति है जो असल में इंसानियत को विकसित करती है, हमें अंदर से मजबूत बनाती है। शायद इसीलिए इसे पुष्टि मार्ग भी कहा गया है, मतलब जिससे हमारी हस्ती, हमारी सत्ता पुष्ट होती है, मजबूत होती है। और अगर ये ना हो तो जीवन बेसुरा हो जाता है। श्री सरकार एक उदाहरण देते हैं ताड़ के पेड़ का। हाँ। वो बाहर से तो बढ़ता जाता है, ऊंचा होता जाता है, हाँ। पर अंदर से खोखला रहता है और आखिर में नष्ट हो जाता है। वैसे ही अगर इंसान सिर्फ बाहर की चीजों में लगा रहे, बहिर्मुखी हो जाए, तो वो अपनी अंदरूनी ताकत, अपनी भक्ति खो देता है। समझ गया। तो ये अंदर की दौलत है जिसे बचाना जरूरी है। बिल्कुल। और इसी अंदरूनी दौलत पर, इसी भक्ति पर बाहरी दुनिया की कई, मैं कहूंगी, संकीर्ण सोचें हमला करती हैं। इनमें सबसे खतरनाक है ये भौम भाव प्रवणता। जियो सेंटिमेंट। भौम भाव प्रवणता यानी अपनी जमीन, अपने इलाके से एक खास किस्म का भावनात्मक लगाव। हाँ, पर ये सिर्फ लगाव नहीं, ये एक सीमित, संकीर्ण झुकाव है। और दिलचस्प बात यह है कि ये ऊपर से देखने में शायद हानि रहित लगे, पर असल में ये हमारी सच्ची मानवीय भावना के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। और इसी सोच से देखिए क्या क्या निकलता है। भौम देशभक्ति, मतलब सिर्फ अपनी जमीन का टुकड़ा ही सबसे महान। फिर भौम मजहब, यानी मेरा पंथ या मेरा तरीका ही सही। भौम अर्थनीति, मतलब सिर्फ मेरे इलाके का फायदा। हाँ, ये तो हम आज देख ही रहे हैं दुनिया में। बिल्कुल। आप देखिए आज दुनिया में कितने सारे टकराव, कितनी सारी लड़ाइयाँ इसी जमीन, इसी समुदाय या इसी मेरे तेरे के अहम के नाम पर हो रही हैं। ये सब इसी भौम भाव प्रवणता या उससे जुड़ी दूसरी संकीर्णताओं की देन है। और नतीजा ये कि दुनिया में एक दूसरे पर शक करने का माहौल बढ़ रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है, जिसे श्री सरकार सिनिसिज्म कहते हैं। हर कोई दूसरे को बस अपने मतलब का समझता है। उन्होंने एक बहुत सटीक उपमा दी है इसकी। क्या? जैसे कोई बहुत बड़ा शानदार महल हो और उसकी दीवार में कहीं एक बरगद का नन्हा सा बीज उग जाए। शुरू में तो किसी को पता भी नहीं चलता, पर धीरे धीरे उसकी जड़ें फैलती जाती हैं और आखिर में पूरे महल को ही ढा देती हैं। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात कह दी। हाँ, ये संकीर्ण भावनाएं इंसान के अंदर की अच्छाई और उसके विस्तार की संभावनाओं को ठीक ऐसे ही खत्म कर देती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक छोटा सा बीज पूरी इमारत में गा सकता है। तो अगर ये खतरा इतना गहरा है, इतना सूक्ष्म है, तो फिर उपाय क्या है? श्री सरकार इससे बचने का क्या रास्ता बताते हैं? मुख्य हथियार क्या है? मुख्य हथियार है विवेक, रैशनल मेंटालिटी, सोचने समझने की तर्कसंगत संतुलित शक्ति। विवेक। हाँ। देखिए शास्त्रों में भी एक बड़ी मजेदार बात कही गई है, पठतो नास्ति मूर्खत्वम। हाँ, सुना है। इसका मतलब है कि पढ़ते सुनते रहोगे तो मूर्ख नहीं बनोगे, दूसरों के दुख का ख्याल रखोगे तो पापी नहीं, शांत रहना है तो चुप रहो। और आखिरी लाइन कुछ ऐसी है कि मुसीबतों से बचना है तो आंखें कान बंद कर लो। हाँ, वो आखिरी लाइन थोड़ी चौंकाती है। वही तो, आंखें कान बंद करके मुसीबतों से कैसे बचा जा सकता है? ये तो भागने वाली बात हुई ना। बिल्कुल। और श्री सरकार का विवेक इसे एकदम उल्टा है। मुझे लगता है वो पंक्ति शायद एक चेतावनी है कि सिर्फ इंद्रियों के भरोसे रहना या जानबूझकर सच से मुंह मोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। श्री सरकार का विवेक तो एक सक्रिय चीज है, जागरूक, तर्क पर आधारित सोच। तो इसे विकसित कैसे करें? उन्होंने 2 मुख्य तरीके बताए हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, अलग अलग विषयों का अध्ययन करना, जिसे उन्होंने पाठ कहा है। और जब गहरे आध्यात्मिक विषयों की बात हो तो उसे स्वाध्याय कहा है।
ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये है अलग अलग विचारों को जानना, उन पर सोचना और सही गलत, सच झूठ में फर्क करने की अपनी ताकत बढ़ाना। और दूसरा तरीका? दूसरा उनके लिए जो पढ़ नहीं सकते, वो दूसरों से सुनकर सीखें। और जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को समझाएं, उन्हें जागरूक करें। तो ये विवेक एक तरह की ढाल है। ढाल से भी बढ़कर ये एक मजबूत बाड़ है, एक किला है जो हमारे अंदर की दौलत को, हमारी भाव संपदा को इस भोम भाव प्रवणता जैसी संकीर्ण सोच से बचाता है। पर ये चुपचाप बैठने से नहीं होगा, हमें इसके खिलाफ बोलना होगा, आवाज उठानी होगी। अगर हम चुप रहे तो ये जड़ें और गहरी होती जाएंगी। सही कहा। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो समाज में असली सम्मान के लायक लोग वही हैं जो न सिर्फ खुद इस संकीर्णता से ऊपर उठ गए हैं, बल्कि दूसरों को भी इससे बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। असली लक्ष्य तो यही है कि हर इंसान पूर्ण मनुष्य बन सके, अपनी सारी संभावनाओं को विकसित कर सके, एक ऐसा भविष्य जहां बंटवारा न हो, मानवता का फैलाव हो। तो मतलब सार ये निकलता है कि हमारी जो अनमोल अंदरूनी भक्ति है और जो सच्ची इंसानियत है, उसे बचाना है, उसे बढ़ाना है। तो हमें ये जो बांटने वाली भावनाएं हैं ना, जमीन से जुड़ी हुई भौम भाव प्रवणता जैसी, इनके असर को पहचानना होगा और इनसे ऊपर उठना होगा। हाँ बिल्कुल। और इसका रास्ता सीधा है, सकारात्मक है, विवेक का विकास। लगातार पढ़ने से, सोचने से, मनन करने से और अपने आसपास क्या चल रहा है, अपने अंदर क्या चल रहा है, इसके प्रति जागरूक रहने से। ये चर्चा वाकई बहुत अहम रही और इससे एक सवाल मन में आता है हम सबके लिए कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने काम में, अपने घर में, अपने रिश्तों में इस विवेक को लगातार कैसे जगाए रख सकते हैं, ताकि ये जो बांटने वाली ज़मीन से जुड़ी भावनाएं हैं, इनके छोटे से छोटे असर को भी हम पहचान सकें और उनसे ऊपर उठ सकें और एक बेहतर, ज़्यादा जुड़ी हुई दुनिया बनाने की तरफ बढ़ सकें। ये एक सोचने वाली बात है। समाज को जो चीज़ें बांटती हैं वो भावनाएं, जिसे स्रोत में सामाजिक भाव प्रवणता कहा गया है, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए और एक ज्यादा सकारात्मक, सबको जोड़ने वाली सोच, जिसे नव्य मानवतावाद कहा गया है, उसे कैसे अपनाएं। हमारी ये बातचीत सामाजिक भाव प्रवणता से मुक्ति और नव्य मानवतावाद के कुछ अंशों पर आधारित है। मकसद मतलब सीधा है, इन विचारों का सार समझना, ताकि एक बेहतर एकजुट भविष्य की तरफ रास्ता साफ हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सामाजिक भाव प्रवणता, ये आखिर है क्या चीज? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। देखिए, स्रोत इसे एक ऐसी मानसिकता या भावना कहता है जो किसी एक खास समूह को मतलब दूसरों से बेहतर मानती है, और ये कई रूपों में दिखती है। जैसे स्रोत बताता है सामाजिक देश प्रेम, जब हम सोचते हैं बस मेरा ही देश सबसे अच्छा है, बाकी सब तो, या फिर सामाजिक धर्मत कि भाई मेरा ही धर्म या पंथ सच्चा है, बाकी सब गलत। यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था या कला साहित्य में भी ये सोच दिख सकती है। स्रोत एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। जैसे कोई समूह ये माने कि हमारे देवता जैसा महान कोई नहीं, बस हम पर ही भगवान की कृपा है। ये मतलब हम और वो वाली सोच है। और ये सोच खतरनाक हो सकती है ना? मतलब ये सिर्फ मन में नहीं रहती, बाहर दिखती है। दुनिया में जो इतने झगड़े तनाव हम देखते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे यही तो होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत इस खतरे को बहुत गंभीरता से लेता है। वो कहता है कि जब ये सामाजिक देश प्रेम मतलब अपने देश से प्यार हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो इस सोच में बदल जाता है कि दूसरा देश अगर बर्बाद हो रहा है तो होने दो, मुझे क्या, मैं तो उसे जीतकर उसका सब कुछ छीन लूंगा। स्रोत ने तो इसे फैशिज्म तक कहा है। और यही भावनाएं, ये हम बनाम वो वाली सोच, ये अलगाव पूरी दुनिया में संघर्षों की, यहाँ तक कि भयानक युद्धों की जमीन तैयार करती है। सोचिए, जब एक समूह दूसरे को कमतर आंकने लगता है। हाँ, इंसान ही नहीं समझता दूसरे को, तो फिर इसका हल क्या है? इस खतरनाक सोच से जो हमें चारों तरफ दिखती है, उससे निकलें कैसे? स्रोत क्या रास्ता बताता है? हाँ, तो स्रोत यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉजिटिव विचार सामने रखता है, आध्यात्मोन्मुख मानसिकता को विकसित करना। और इसकी बुनियाद, इसकी नींव है सम समाज तत्व। ये सम समाज तत्व शब्द शायद नया लगे, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। ये है सामाजिक बराबरी का सिद्धांत। मतलब हर इंसान बराबर है, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी देश, धर्म, जाति या समूह का हो। यानी सबको एक ही नजर से देखना, किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझना। पर ये इतना जरूरी क्यों है?
सिर्फ नैतिक बात है या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ नैतिक बात नहीं है। स्रोत कहता है कि ये समाज के सही ढंग से चलने के लिए अनिवार्य है, बुनियादी जरूरत है। इसके बिना आप सामाजिक भाव प्रवणता के जहर से, उस बंटवारे वाली सोच से बच ही नहीं सकते। स्रोत ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि अगर आप समाज का भला तो चाहते हैं, लेकिन बराबरी के इस सिद्धांत को नजरअंदाज करते हैं, तो ये ऐसा है जैसे गाड़ी को घोड़े के आगे लगा दिया हो। न घोड़ा चलेगा, न गाड़ी आगे बढ़ेगी। समाज का, धर्म का असली आधार ही है सबका विकास, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना। इसी से जुड़ी हुई गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की वो लाइनें याद आ गईं। विश्व जनेर पायर तले धूलिमय जे भूमे शेहि तो स्वर्ग भूमे। मतलब दुनिया के हर इंसान के पैरों तले जो धूल भरी जमीन है वही स्वर्ग है। क्या बात है, हर किसी में दिव्यता देखना। एकदम, बिल्कुल, यही तो है समाज तत्व का असली मतलब। और यही सोच समाज को तोड़ने वाली ताकतों का, नफरत का असली जवाब है। ये वो सीमेंट है जो इंसानों को जोड़ता है। एक स्वस्थ, आगे बढ़ने वाले समाज की बुनियाद यही बराबरी का एहसास है। अच्छा, तो ये हुई समसमाज तत्व की बात। अब आते हैं नव्य मानवतावाद पर। स्रोत कहता है कि ये आम मानवतावाद से कुछ अलग है। आम मानवतावाद को वो रेगिस्तान में सूख जाने वाली नदी जैसा बताता है। ऐसा क्यों? क्या कमी है उसमें? देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि आम मानवतावाद बेशक एक अच्छी भावना है, पर उसमें एक स्थायी, एक अंदरूनी प्रेरणा की कमी हो सकती है। वो शायद बाहरी हालात पर ज्यादा निर्भर करता है। जबकि नव्य मानवतावाद के पीछे, स्रोत कहता है, एक शाश्वत प्रेरणा स्रोत है, एक ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती। और स्रोत के अनुसार ये ऊर्जा आती है आध्यात्मिक साधना से, मतलब अपने अंदर गहरे उतरने की कोशिश से। और इसकी सबसे ऊंची अवस्था है भक्ति, जिसे यहाँ एक मिशन की तरह, एक पूरे समर्पण के भाव से देखा गया है। तो ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक सक्रिय चीज। हाँ बिल्कुल, स्रोत इसे एक आंदोलन की तरह देखता है, एक ऐसी लहर जो हर तरफ मिठास घोले, इंसान को इंसान से जोड़े, समाज को जोड़े। ये वो ताकत है जो धरती पर ही स्वर्ग जैसा माहौल बना सकती है, मतलब एक बेहतर दुनिया। ये मानवतावाद को एक गहरी, एक अटूट नींव देता है। और स्रोत ये भी कहता है कि ये जो मानसाध्यात्मिक साधना है, यानी मन और आत्मा का संतुलन साधने का अभ्यास, ये हमें बाहरी नकारात्मक प्रभावों से, जैसे नफरत, बंटवारा, निराशा, इनसे लड़ने और अपने मन का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आज के इस माहौल में तो इसकी सचमुच बहुत जरूरत है। चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी है। बिल्कुल, और यहाँ स्रोत का नजरिया बहुत आशावादी, बहुत फ्यूचरिस्टिक है। वो कहता है कि जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं, उनके अंदर जैसे एक रोशनी जल जाती है। वो सच और झूठ, सही और गलत में आसानी से फर्क कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्रोत कहता है कि पूरी इंसानियत का भविष्य ऐसे ही संतुलित, सबको साथ लेकर चलने वाले लोगों पर टिका है, और उनकी जय अनिवार्य है। ये भविष्य के लिए एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही एकीकृत विजन है। यह हमें आज की मुश्किलों से आगे देखने की हिम्मत देता है। तो हमें समझाया कि कैसे समाज को बांटने वाली सामाजिक भाव प्रवणता को पहचानना जरूरी है, और फिर बराबरी वाले समसमाज तत्व की नींव पर खड़े होके एक ज्यादा ऊंचे और सबको जोड़ने वाले नव्य मानवतावाद की तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं लगती, बल्कि एक मुमकिन रास्ता दिखाई देता है। जी हाँ, और जाते जाते एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं। ये जो स्रोत में बताई गई आध्यात्मोन्मुख मानसिकता और समाज तत्व की बात है, अगर हम इसे अपने अंदर, अपनी रोज की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा ही सही उतारने की कोशिश करें, तो ये आज दुनिया में जो इतनी बांटने वाली ताकतें हैं, जो नफरत है, उसका मुकाबला करने में कितना बड़ा, कितना सकारात्मक योगदान दे सकता है। बिल्कुल, बदलाव में तो हमेशा रहती है। और इसी सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।